सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक तरफ तो फ़लस्तीन में हमास और इजरायली फ़ौजों के हमलों के बाद जो सूरत हाल हुई है, उसके बाद एक क़यामत का मंजर नज़र आ रहा है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि सारे अमल में पूरी दुनिया की वो ताकतें जो इंसानी हुकूक के हवाले से बड़ी अलंबरदार बनती हैं, आज जब आप और हम गुफ्तगू कर रहे हैं, गुज़श्ता रात एक क़यामत से कम न थी जब गज़ा के हॉस्पिटल पर हमला किया गया। वहाँ पर 500 से ज़ायद जो मरीज़ थे, जिनमें बच्चे थे ज़ख्मी, जिनमें ख़वातीन थीं, जिनमें हामला ख़वातीन भी शामिल थीं, वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थीं और वहाँ बमबारी के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोगों की वो शहादत हुई। और उसके बावजूद आज अमरीकी सदर जो बाइडन की थपकी इजराइल को दी जा रही है। तो इस सारे अमल में मशरक़ वस्ता के जो बड़े ममालिक हैं, अरब ममालिक, वो सिर्फ मज़म्मत और जंग बंदी के मुतालबात, इससे आगे किसी किस्म का कोई प्रेशर डेवलप करने के लिए पोजीशन में नहीं है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब भी हैं, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का। अभी हम जो बाइडन की जो है थपकियाँ वो देख रहे हैं इसराइल के हवाले से, कह रहे हैं कि ख़ित्ते के बाकी ममालिक भी हमास को जो है वो रोकने के लिए साथ दें। तो दूसरी जानिब हम 6 मुल्कों का दौरा करके एंटोनी ब्लिंकन का वापसी हम तो ये सोच रहे थे कुछ जंग बंदी के मामलात होंगे, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा जाएगा। सर, जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, अरब ममालिक का किसी किस्म का कोई रोल नहीं हो सकता कि वो कोई प्रेशर डेवलप कर सके, कम अज़ कम सीज़ फायर तो हो? बदकिस्मती ये है मुदस्सिर कि जब आप गलत सियासी फैसले लेते हैं, जो कि आर्थर बैल्फोर ने लिया था, फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटेन के, तो 1917 में नवंबर में आपने देखा कि उन्होंने लॉर्ड रॉथशाइल्ड को कहा कि आप आए और एक ज़ायनिस्ट स्टेट बनाए। और ये स्टेट उन्होंने बनाया और एक गलती की जो आज आप और मैं इसको डिस्कस कर रहे हैं। यही चीज़ 1947 में सिरिल रैडक्लिफ ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया जो कि कश्मीर का है। आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इसराइल की बात करते हैं, स्टेट ऑफ इसराइल इन्होंने बनाया है कहाँ? जो कि लैंड ऑफ पैलेस्टाइन है। इसराइल तो था ही नहीं। आपने इसराइल स्टेट बना दिया इन द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन, और आपने जो पैलेस्टीनियंस हैं, आपने उनको एक ओपन एयर प्रिजन के अंदर बंद कर दिया। एक वक्त आना था, आ गया। हमास ने जो किया है, उन्होंने क्यों किया है कि उनकी जमीन के ऊपर आपने कब्जा किया है। बिल्कुल। अब ये जब कोई डिस्कस करता है इंटरनेशनल पोडियम के ऊपर, वो कहते हैं पैलेस्टीनियन इशू, वो ये नहीं कहते कि ऑक्यूपाइड लैंड बाय इसराइल। ये कोई बात नहीं होती, सिर्फ पैलेस्टीनियन इशू है। इट इज नॉट अ पैलेस्टीनियन इशू, इट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन। अब एंथनी ब्लिंकन की आपने बात की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसराइल आते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, एड्रेस करते हैं और कहते हैं मेरा तो बाप भी जू था, मेरी माँ भी थी, हमारे साथ ये हुआ, उन्होंने उनके साथ क्या हुआ, पोलैंड से हम आए थे तो जर्मन्स ने क्या किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामले जो, और हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। कुछ ही देर पहले जो हमने आपको खबर भी दी है कि नए एनर्जी के हवाले से जो है मुआहदे हैं, उस पर भी काम हो रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 2 अरब के करीब वो ज़्यादा करने के हवाले से भी मामला तय पाए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुआशियात भी हैं, ख़ुद सनतकार हैं, मियाँ जाहिद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त का। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ इस वक्त हैं। मियाँ साहब, ये चाइना पाकिस्तान के साथ मामला तो खैर बहुत बड़े हैं। ये जो अभी बेल्ट रोड के लिए गए हैं, वहाँ रशिया के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात, चाइना के सदर और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात, ये CPEC के मामलात कहा जा रहा है कि अब और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। क्या चीज़ें हैं सर जो आगे अगले आने वाले वक्त में बेहतर हो रही हैं? और ये जो 2 अरब की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की कुछ चीज़ों में बढ़ाई गई है, इससे क्या बेनिफिट होगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और चाइना, आपको पता है कि पाकिस्तान का एक टेस्टेड फ्रेंड है, और आज से 2014 में भी उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी CPEC के तहत। उसको भी अब 10 साल हो गए हैं, और उस वक्त तो तकरीबन कोई 56 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी थी। लेकिन बाद में जब फिर वो हुकूमत तब्दील हुई तो उसमें थोड़ा सा, आपको पता है कि ये बैक बर्नर पे चला गया, तो वो फिर तकरीबन 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट उस वक्त हुई।
तो अब उसमें ये मजीद प्रोजेक्ट्स उसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, जिसमें मोटरवेज को डेवलप करना है, फिर हाईवेज को डेवलप करना है, फिर एक मोटरवेज के लिए एक रिसर्च सेंटर का क़याम करना है। और अभी आपने जैसे अभी मैंने खबरों में सुना कि इन्होंने $1.5 अरब की पाकिस्तान रिफाइनरीज के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना के साथ एक MOU साइन हुआ है। तो ये बहुत सारी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो कि चाइना से हमें मदद मिल रही है। और चाइना आपको पता है कि हमेशा पाकिस्तान की मदद को आया है। पाकिस्तान जो जिन मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहा है, उस वक्त ये जो इमदाद है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर इमदाद है। और उससे पाकिस्तान के, ज़ाहिर है कि इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। पाकिस्तान में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, पाकिस्तान में जब एनर्जी सस्ती होगी, पाकिस्तान में बिजली सस्ती होगी, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और चाइना भी पाकिस्तान को कुछ एक्सेस देगा। और उसके नतीजे में अगर हम $2 अरब की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, तो आल दो कि ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी $2 अरब एक अच्छी अमाउंट है। और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक हम बात करते हैं, तो इसमें चाइनीज ने पहले भी हमारे यहाँ तकरीबन कोई 12 से 14 हज़ार मेगावाट बिजली के कारखाने लगाए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो उसी वजह से हमारे यहाँ आपको पता है कि उस वक्त तकरीबन 18 20 घंटे की पंजाब में लोड शेडिंग हो रही थी, कराची में 10-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। और उसकी वजह से हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हुए। तो अब भी अगर हमें थोड़ी सस्ती एनर्जी मिलती है, और फिर ये कि IT सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, और इसी तरीके से जैसे माइंस का सेक्टर है, और SIFC के तहत इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी एक बड़ी होप है कि पाकिस्तान में वो जो एक पुराना तरीकाकार होता है जिसमें इन्वेस्टर्स को परेशान किया जाता है, तो अब वो नहीं होगा, वन विंडो ऑपरेशन होगा और लोगों को सहूलत भी मिलेगी, उनकी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। अच्छा, इस पे तो हम इस बात वक्त करते हैं मियां चाइना साहब, में जो 130 सरमायाकारी के ममालिक हैं जो हवाले से इसमें शिरकत कर रहे हैं। सही, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन मैं ये जो इस पे तज्ज़िया ज़रूर चाहूँगा PJ मीर साहब का। क्रिटिकल सिचुएशन हम इस वक्त इकॉनमी के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें एक तरफ तो सपोर्ट जो है, लेकिन उससे ज़्यादा तिजारत को ज़्यादा फ़रोग देना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मामलात की बेहतरी। तो वज़ीर-ए-आज़म के दौरा और चाइना और रशिया के साथ जिस तरह से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मामलात वाकई बेहतर हो सकेंगे जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं मीर साहब? हो सकेंगी जी, हमें ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, बिल्कुल हो सकेंगी और इंशाल्लाह बेहतर होंगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो है, जो भी वजीर आजम बाहर जाए, अभी तो केयर टेकर गए, आपने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, आपके SMEs को आपने प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि आप, ठीक है चाइना फ्रेंड है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं। अगर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका, अगर वो कोई फायदा ही देख रहा है तो इन्वेस्ट कर रहा है, वैसे कोई नहीं करता। इंटरेस्ट की बात होती है, तो मैंने अपना इंटरेस्ट देखना है। आप यहाँ इंडस्ट्री लगाए, इधर पाकिस्तान में लगाए, ताकि हमारी लेबर जो है वो भी किसी काम आए ना। आप इधर इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री इधर लगाओ। हम पेंसिल शार्पनर, स्टेशनरीज और ऑल दैट हम वहां से लेके आते हैं। शूज की इंडस्ट्री हमारी लिटरली खत्म हो गई है, क्योंकि हमें वहां से सस्ता मिल रहा है। हम ये पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाते हैं? और भी कई एवेन्यूज हैं जो कि चाइना पाकिस्तान में सेटअप कर सकता है, और हम यहीं से इसी को आगे रोल ओवर कर सकते हैं। सो ये चीज जो है, आई थिंक इस पर भी मद्देनजर रखना चाहिए। ये नहीं है कि हर चीज हम चाइना से इंपोर्ट करें। वो भाई, आपके पास फिल्टर्स हैं क्या? नहीं है आपके पास जो आप पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आप करेंगे तो आपको खुद एक इंटरनल रिलीफ मिलेगा। आपकी जो अपनी जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसको एक बनेगा, एक का मैं समझता हूँ बूस्ट मिलेगा, जो कि जिस तरह आपने सवाल किया है, ये बिल्कुल फ्लाउंडर हो रही है, इसको हमने बूस्ट देना है। तो बूस्ट आप वही कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स देम हू हेल्प देमसेल्व्स। हम कब तक इंपोर्ट करते रहेंगे? आप अपने घर में लगाएं मैकेनिज्म एंड मशीनरी। तो मैं समझता हूँ इस पे भी आप जरा ज्यादा जोर दें, क्योंकि मेन इंटरेस्ट चाइना का है CPEC। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना इज अ ग्रेट बेनिफिशियरी, और उसके अंदर व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट, दैट रिमेन्स टू बी सीन। क्योंकि इसके अंदर आप हिंदुस्तान को ऐड कर सकते हैं, सेंट्रल जो आपके जो एशियन स्टेट्स हैं, आप इनको ऐड करते हो, अफगानिस्तान इज की सॉर्ट ऑफ प्लेयर इन दिस। तो हमने देखना है कि हमारा फायदा क्या है इसके अंदर। तो ये तो फिर आपके इकोनॉमिस्ट जो है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर में मोटरवेज ना रह जाए। मियां साहब जो SIFC की बात कर रहे थे, तो बड़ा एक पॉइंट है कि पाकिस्तान की छोटी इंडस्ट्री को खा जाते हैं बड़े बड़े जब मामलात होते हैं। तो इसको फिर ये किस तरह से हो कि सरमायाकारी भी आए, यहाँ सरमायाकारी भी हो, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो, और यहाँ जो आप जैसे सनतकार हैं उनके भी नुकसानात ना हो। तो ये कैसे मैकेनिज्म बन पाएगा कि यहाँ मामलात चल पाएँ?
जी, मेरे ख्याल में ये कोई इतनी मुश्किल सूरत हाल नहीं है। अच्छा। जहाँ तक पीजे मीर साहब ने कहा ना कि छोटी इंडस्ट्री, तो ये कि हम जो शू या इस तरह की बहुत सारी चीजें, आपने देखा होगा कि हम हर चीज में एक हमारी इंपोर्ट मार्केट बन गई है और हमारी एक आदत हो गई है कि हम इंपोर्टेड चीजों को प्रेफर करते हैं। तो ये एक लोगों का एक रुझान भी है और नफसियाती मसला भी है कि इंपोर्टेड चीजों को प्रेफर करते हैं। फिर ये कि उसमें कुछ ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के इश्यूज भी हैं, कुछ कस्टम के इश्यूज भी हैं कि जिसकी वजह से इंपोर्टेड चीजें जो है हमारी लोकल इंडस्ट्री के मुकाबले में सस्ती पड़ती हैं, तो इस वजह से भी लोगों का टिल्ट उस तरफ भी होता है। तो बहरहाल वो एक अलग मसला है। लेकिन जहां तक अब हम चाइना की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो तो आप देखें ना कि उन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, जाहिर है कि वो अरबों डॉलर के कारखाने थे। अब वो रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो SIFC में वो करेंगे या माइनिंग में करेंगे। जी, अच्छा, मियाँ साहब से रब्ता हम दोबारा से करते हैं। पीजे मीर साहब, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं रोज़ाना डॉलर की कीमत में कमी, और आज कदरे कुछ डॉलर की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन ये जिस तरह से ऑपरेशन किया गया, बड़ी सख्ती की गई, डॉलर भी नीचे आया, उसके असरात हम पेट्रोल की मद में देख रहे हैं कि उसके भी हैं, लेकिन आम आदमी को उसके उस तरह से फ़वायद हासिल नहीं हो पा रहे। अब अगला मरहला इंतज़ामिया को होना चाहिए कि ये इन चीज़ों को भी सस्ता होना है ताकि आम आदमी के लिए चीज़ें आसान हों। तो ये जो एक ऑपरेशन को डंडा चलाया गया, जैसे भी किया गया, आप समझते हैं कि कॉन्टीन्यूटी रह पाए और इसको अगले आने वाली हुकूमतें, इलेक्शन क्योंकि आ भी रहे हैं, तो उसके साथ साथ इसको नत्थी किया जाए कि ये चीज़ें कंट्रोल रह पाएँ? मुमकिन होगा सर? ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, की वर्ड है कंटिन्यूटी। हमारे अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप जब तक अपने कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आज देखो ना, ये केयर टेकर गवर्नमेंट कहती है आज ये बड़ा किया है, ये केयर टेकर ने नहीं किया, ये हमारी आर्म फोर्सेस ने किया है। उन्होंने डंडा दिया तो सारा काम ठीक हो रहा है। ये गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कर सकती हैं? मुझे बताएं ना, कर सकती हैं, लेकिन ये लोग नहीं करते। इनके अपने मफादात होते हैं, नो मैटर हु इट इज। सो बड़ा अच्छा है, आर्मी चीफ ने एक इनिशिएटिव लिया है, इज मेंबर ऑफ द फाइनेंस, वो जो कमेटीज बनाई हैं, वेरी गुड। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, हमें आगे चलना है। आज आपने सही कहा, डॉलर बेहतर हो रहा है और इंशाल्लाह बेहतर भी होगा। गौर एजाज ने बिल्कुल सही कहा है कि इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा, वेरी गुड। एक ऑप्टिमिस्ट आपको रहना है, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप कंट्रोल करोगे। तो अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, टू योर क्वेश्चन, तो ये तो फिर आगे जाके फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। हमें इस पे फर्म रहना है, हमें ये जो ब्लैक मार्केटिंग है इसको खत्म करनी है, होर्डिंग इसको खत्म करनी है, और ये जो FATF के जो हमारी कवानीन लग जाते हैं कि ग्रे है, ब्लैक एंड सो ऑन फोर्थ, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। हो रहे कि नहीं आज? तो इस घोड़े पे हमने बैठ के और बेहतर बनाना है। सही। अच्छा, मियाँ साहब, मैं क्विकली आपसे थोड़ा सा एक जवाब चाहूँगा। अब हुकूमत जो अपने फिगर्स दे रही है कि कुछ एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है, मामला बेहतर हैं, वाकई ऐसा है, या फिर वो जो हुकूमतें हमेशा से अपना एक जब भी फेस दिखाती हैं वो बड़ा अच्छा है? मैं इसलिए आपसे न्यूट्रल वो राय चाह रहा हूँ कि वाकई ऐसा हो रहा है, बिजनेस के अंदर चीज़ों में कुछ बेहतरी के आसार शुरू हुए हैं? देखिए, कोई खास सिग्निफिकेंट उसमें तब्दीली तो नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट में। अच्छा। क्योंकि एक तो इंटरनेशनल कसाद बाजारी है, दूसरे देखेंगे हमारे यहाँ मुल्क में 23% मार्कअप का रेट चल रहा है। तो उसमें इंडस्ट्री कैसे चलेगी और सर्वाइव कैसे करेगी? हमारे यहाँ बिजली के रेट्स जो हैं वो इस खित्ते में सबसे ज्यादा है, तो वो कैसे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सर्वाइव करेंगे? गैस हमारे पास है नहीं। तो ये सारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बगैर तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी ना, और उसके बगैर जो है आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? इस साल जो हमारी एस्टिमेटेड इनकम है वो रेमिटेंस और एक्सपोर्ट मिला के वो तकरीबन कोई 55 अरब डॉलर की होगी, एज अगेंस्ट पिछले साल की 55 अरब डॉलर। इस साल शायद को 2-3 अरब डॉलर और कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो बिजली की कीमतों का है, और बिजली की कीमत हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा है कि उसमें चोरी है, 1000 अरब रुपए की चोरी और लाइन लॉसेस। अगर हम तो जब तक जो मुसाबकत नहीं होगी इलाकाई तौर पर, तो यकीनी तौर पर आप कह रहे हैं कि कारोबार कैसे बेहतर हो सकता है? इस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देने की
ज़रूरत भी है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मियां ज़ाहिद हुसैन साहब, वक्त की भी कमी है। मैं पीजे मीर साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और अब कुछ वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप जारी हो सारी अपसेट पे अपसेट हो रहे हैं। आज भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच खेला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की क्या तैयारी है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलोर से हमारे साथी जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं इजाज़ वसीम बाकरी। इजाज़, शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में कुछ चेंज करने की तैयारी हुई है या फिर वही टीम है? कोई उसामा मीर की वापसी, टीम में शमूलियत के कोई आसार नज़र आ रहे हैं? देखिए मुदस्सिर, उसामा मीर की वापसी के इम्कानात पूरे हैं। अब टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला करना है कि नवाज को रेस्ट करवानी है या शादाब को रेस्ट करवानी है, जो कि बज़ाहिर मुझे दिखाई दे रहा है कि नायब कप्तान शादाब खान को रेस्ट कराई जा सकती है। अच्छा। और शादाब खान की क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसी है कि उनको अब टीम में कप्तान के लिए रखना मुझे बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और नवाज को इसलिए टीम के अंदर रखा जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी और ठीक है इजाज़, आप साथ ही रहिएगा। अच्छा इजाज़, तो आप बता रहे थे कि शादाब के चांसेस कम और उसामा मीर की वापसी है। हमारे प्लेयर्स बीमार हो गए थे, अब बेहतर हैं, सेशन पूरा हो रहा है, टीम का मोराल कैसा है क्योंकि बड़ा मैच होगा अब? देखिए मुदस्सिर, अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो रिजर्व विकेट कीपर है मोहम्मद हारिस, वो आज टीम के साथ नहीं आए हैं, वो होटल में मौजूद हैं, उनको अभी भी फ्लू है। जबकि शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, ये दोनों फिट डिक्लेयर हो गए। इन्होंने आज सुबह यहाँ स्टेडियम आकर फिटनेस टेस्ट पास किया। अलबत्ता अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा, ये जो दो प्लेयर हैं, इन्होंने हल्की बैटिंग प्रैक्टिस भी की है, थोड़ी सी इन्होंने ट्रेनिंग भी की है, लेकिन ये दोनों अभी तक बुखार से या जो फ्लू का शिकार थे उससे फुली रिकवर नहीं हुए। बहरहाल कप्तान ने अब्दुल्ला से बैटिंग जरूर कराई है, और अगर अब्दुल्ला कल तक 100% रिकवर नहीं करते तो फखर जमान को खिलाए जाने का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन हमें जो टीम इंतजामिया से मालूम हुआ है कि अब्दुल्ला तेजी से रिकवर कर रहे हैं, इसलिए आज उनको बैटिंग भी कराई गई है। सो वो जो क्राइसिस कल दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तानी टीम के लिए 11 प्लेयर, तो अब जो है वो सूरत हाल कदरे बेहतर हो गया, उस क्राइसिस से कम से कम निकल आए। अच्छी खबर आप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इजाज़ वसीम बाकरी आप हमारे साथ मौजूद से, और मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।